नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। दूसरे चरण के मतदान के लिए 26 तारीख को मतदान होना है। 88 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान हो चुका है। ईवीएम में किस्मत कैद हो चुकी है उम्मीदवारों की। प्रचार खत्म हो गया, लेकिन एक नया मुद्दा अब हवा में उछल गया है, और उछला ऐसा कि सियासत जबरदस्त तरीके से गरमा रही है, उबाल ले रही है। और मुद्दा क्या है? मुद्दा है इनहेरिटेंस टैक्स का। अब आप कहेंगे ये कौन सी चिड़िया का नाम है? थोड़ा सा आसान भाषा में समझाता हूं। जो आपको विरासत में संपत्ति मिलती है, घर में, भगवान ना करे ऐसा हो, पर यह जिंदगी कड़वी हकीकत है। पिता की मौत हुई तो बेटे को संपत्ति मिलेगी, बच्चों को संपत्ति मिलेगी, तो उस संपत्ति पर भी टैक्स लगना चाहिए। यह किसने कहा? सैम पिट्रोडा, कांग्रेस के रणनीतिकारों में से एक हैं। आप में से बहुत से लोग वाकिफ नहीं होंगे, ज्यादातर विदेश में रहते हैं। राहुल गांधी ये जो विदेश के दौरे करते हैं, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, टॉक शोज होते हैं, भाषण देते हैं, वो ज्यादातर ऑर्गेनाइज सैम पिट्रोडा ही करते हैं। इनका पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पिट्रोडा है। पढ़ाई लिखाई अमेरिका में हुई, और अमेरिका का ही ये उदाहरण दे रहे थे कि जी अमेरिका में उत्तराधिकार टैक्स है, विरासत में जो संपत्ति मिली। अब मौत के बाद बच्चों को 45% ही ये ट्रांसफर हो सकती है, 55% पर टैक्स लगता है। तो ये भारत में क्यों ना किया जाए? आम आदमी को कुछ नहीं मिल पाता है। सुपर रिच के बजाय बेइंतहा जो अमीर हैं, उसके बजाय ये आम आदमी की, गरीब के हक की बात है। ऐसा सैम पिट्रोडा ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने और बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया। गौर से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की डिबेट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, शहजादे के सलाहकार ने कहा है कि विरासत की संपत्ति पर भी टैक्स लगना चाहिए। आपकी संपत्ति आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस का पंजा आपसे छीन लेगा। कांग्रेस की यह लूट आपके साथ चलेगी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एक विज्ञापन की लाइन भी यहां पर कॉपी एंड पेस्ट की गई है। कांग्रेस के इरादे नेक नहीं, अब उसके खतरनाक इरादे खुलकर सबके सामने आ गए हैं। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई, आपके मकान, दुकान, खेत और खलियान पर भी है। मैंने पहले ही कहा था कि अर्बन नक्सलवाद ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया है। अब सैम पिट्रोडा, सत्यनारायण गंगाराम पिट्रोडा, उन्होंने सफाई दी कि जी मेरी बात को तो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मेरे बयान का कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी की नीति से लेना देना नहीं है। किसने कहा है कि 55% संपत्ति ले ली जाए? किसने कहा इस तरह का प्रावधान भारत में किया जाना चाहिए? बीजेपी और मीडिया हम पर भी लानत बरसाई। खौफ में क्यों है? मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश क्यों किया जा रहा है? हालांकि बयान भी पूरा नहीं दिया। अमेरिका में 50 राज्य हैं, राज्यों के हक वहां पर वो पुरजोर तरीके से बचा कर रखते हैं। 6 राज्यों में ही ये उत्तराधिकार टैक्स है, और ये 2% से 16% तक जाता है। पर कांग्रेस बैकफुट पर है। यहां पर आर्थिक असमानता की ओर इशारा कर रहे थे सैम पिट्रोडा, लेकिन कांग्रेस ने कहा, जयराम रमेश महासचिव हैं, कि सैम पिट्रोडा की टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाकर दूसरे संदर्भ में पेश किया जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेट राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कहती हैं ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं है, वो जहां रहते हैं वहां की बात की है। सैम पिट्रोडा वर्तमान में कांग्रेस के किसी पद पर नहीं, है बीजेपी की साजिश है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ये कह रहे हैं।
अब कांग्रेस क्या ये भूल गई कि सैम पिट्रोडा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं? मैनिफेस्टो बनाने में इनका बड़ा योगदान होता है। टेलीकॉम क्रांति जो देश में आई उसमें इन्हें अहम भूमिका निभाने का सेहरा कांग्रेस लगातार बांधती आई है। नॉलेज कमीशन के ये चेयरमैन थे 2005 से 2009, जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार थी। तो कांग्रेस बैकफुट पर क्यों है? पर अब इसका दूसरा पर भी है। बीजेपी जो जबरदस्त तरीके से हमलावर है। अमित शाह क्या कह रहे हैं? सैम पिट्रोडा के बयान के बाद कांग्रेस पूरी तरह बेनकाब हो गई। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं यह विरासत टैक्स नहीं, वसूली टैक्स होगा। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं जो मेहनत करके खुद को आगे बढ़ाते हैं, बीजेपी उनके साथ खड़ी रहेगी। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं उनका इरादा आपकी मेहनत के पैसे की संगठित और कानूनी लूट है। तो फिर देश में जो टैक्स लगता है वो लूट है क्या? टैक्स तो आप और मैं, हम सब देते हैं, सरकार वो टैक्स लेती है। अब इसमें एक और चीज राहुल गांधी ने कही है। राहुल गांधी कह रहे हैं 16 लाख करोड़ का अमाउंट जो है, राशि बट्टे खाते में डाल दी जाती है, कर्ज माफ कर दिया जाता है अमीरों का। इस 16 लाख करोड़ से 16 करोड़ युवाओं को सालाना 1 लाख रुपए की नौकरी मिल सकती है। 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख सालाना देकर उनकी जिंदगी बदली जा सकती है। 10 करोड़ किसान परिवार का कर्ज माफ हो सकता है, आत्महत्याएं रुक जाएंगी। पूरे देश को मात्र 400 रुपए में 20 साल तक सिलेंडर दिया जा सकता है। 3 साल तक भारतीय सेना का पूरा खर्च उठाया जा सकता था। और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा समाज के हर युवा की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मुफ्त हो सकती है। अब यहां पर तेरी बात मेरी बात, तेरा आंकड़ा मेरा आंकड़ा वाला खेल भी हो रहा है। लेकिन दिलचस्प बात क्या है, कल तक जहां पर पूरा विमर्श, पूरी चर्चा हिंदू मुसलमान पर आती टिक रही थी, अब गरीबी पर आ गई है। कौन आम आदमी का हक छीन रहा है और कौन सही मायने में जन कल्याण कर रहा है? क्या यह नैरेटिव भी अब सामने आता दिख रहा है? आज कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं हुई। अरे आपका सामान, आपकी संपत्ति, आपका घर, आपका मकान, आपके पैसे छीन लेगी कांग्रेस। तो काला धन लाया जाएगा। नोटबंदी हुई 8 नवंबर 2016 को। 50 दिन तक लोग लाइनों में खड़े रहे अपना ही पैसा जमा कराने के लिए और उसे निकालने के लिए। कोई काला धन तो आया नहीं, ना ही वो 15 लाख रुपए खाते में आए। और जो जन कल्याणकारी नीतियों की ताल ठोकी जाती है, उसका आंकड़ा भी मैं आपके सामने अभी पेश करता हूं कि जी 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज, इसमें 2,05,250 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यूरिया सब्सिडी 1,64,000 करोड़, मनरेगा 86,000 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 80,671 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन 70,163 करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 60,000 करोड़। और यह दिया जाना चाहिए, पर यह पैसे कहां से आ रहे हैं? कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं सरकार के पास। आप पर मुझ पर टैक्स लगता है और गरीब भी जीएसटी के तहत जी 1,78,000 करोड़ रुपए इस बार राजस्व कमाया सरकार ने जीएसटी में, उसमें 64% तो गरीबों का पुट है। तो पैसे तो लिए जा रहे हैं, पर कौन लूट कर रहा है और कौन जन कल्याण? सवाल अब क्या यहां पर आकर अटकेगा और अटक गया है क्या? पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है कांग्रेस ने, या एक नया विमर्श भी होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने क्या मुद्दा लपक लिया, जैसे 2014 में चाय वाला बयान दे दिया मणिशंकर अय्यर ने, मुंह की खानी पड़ी। अब घर बैठकर चाय ही पी रहे हैं और कोई काम नहीं बचा उनके पास।
चौकीदार चोर है। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कहा 2019 में मैं भी चौकीदार से पलटवार हुआ। इस बार ये गरीबों की बात, आर्थिक असमानता दूर करने की जो बात हो रही है, ये किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचाएगी? और देश में 1% लोगों के पास 40.1% संपत्ति है। जो बिलियनर्स हैं, खरबपति हैं, उनकी संपत्ति में 280% का इजाफा हुआ है। आम आदमी की आय 27.8% बढ़ी है 10 सालों में। यानी कि अमीर, खरबपति और अमीर 10 गुना तेजी से हुआ है एक आम आदमी के मुकाबले। इसी पर आज मैं चर्चा करूंगा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और पहला सवाल, विरासत टैक्स की सियासत कांग्रेस की नई आफत, और कल तक हिंदू मुसलमान, आज गरीबी पर घमासान। चर्चा में मेरे साथ आरएसएस से जुड़े हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं, अश्वनी शाही। एनडीए से ही एक और खास मेहमान, जेडीयू, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय सचिव भी हैं और अर्थशास्त्र समझते भी हैं, स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, राजीव रंजन। इंडिया परिवार से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, इन्हें मैं जीएसटी कहता हूं, जाने माने अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा, और एक और अर्थशास्त्री विजय सरदाना, और ये गांव देहात, एमएसएमई, कॉरपोरेट वर्ल्ड को भी बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। तो चरण सिंह सापरा, मतलब कांग्रेस की वो बीमारी अभी गई नहीं। चुनाव आते ही कुल्हाड़ी ढूंढने लगते हैं कि कहां है वो कुल्हाड़ी, इस पर पैर मारें। अब सैम पिट्रोडा इनहेरिटेंस टैक्स की बात करने लगे, उत्तराधिकार टैक्स। नहीं संदीप जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी, जो पहले चरण का चुनाव हुआ है ना, उसके बाद में उनको समझ में आ गया कि पहले चरण की 102 सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है। इसलिए वो कोई ना कोई मसला ढूंढ रहे, कहीं ना कहीं से लपकने का मौका ढूंढ रहे हैं, और उसी में उन्होंने ये मौका ढूंढा है। लेकिन इस मौके से उसको कोई फायदा नहीं होगा, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि जिस इनहेरिटेंस टैक्स की वो बात कर रहे हैं, जिस विरासत कर की वो बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की कोई मंशा नहीं है विरासत कर लगाने की। मैं सीधे कहता हूं, कहीं लिखा भी नहीं है। ये मैनिफेस्टो मेरे पास में है, 46 पन्नों का और 15,339 शब्दों का ये मैनिफेस्टो है। आपने भी पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ा है। हां, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो के खिलाफ बोल बोल के उसको इतना प्रचलित कर दिया है कि बहुत से लोग, जनता पढ़ने लगी है कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो। तो मैं साधुवाद देता हूं, उनका धन्यवाद। तेलंगाना में राहुल गांधी ने कहा ना कि आर्थिक असमानता दूर करने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? अमीरों से लोगे, जो साधन संपन्न है उससे लोगे, गरीबों को दोगे। यही तो कह रहे थे राहुल गांधी। और सैम पिट्रोडा तो उनके सबसे करीबियों में से एक हैं, उनके रणनीतिकार हैं, उनके सलाहकार हैं। इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप। नहीं, मैं आपको विरासत के ऊपर ही पहले क्लेरिफाई कर दूं। ये जो विरासत टैक्स या विरासत कर की बात आप कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी जो दिशा भूल करने का प्रयास कर रहे हैं, 2014 से लेकर के 2019 तक ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो पहले भी इन्होंने इस तरह की बातें की है। ये देखिए, जयंत सिन्हा जी का, जब वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस थे, उनका ये स्टेटमेंट है कि इनहेरिटेंस टैक्स इस देश में आना चाहिए। उसी को सपोर्ट किसने किया? अमित मालविया ने उसको सपोर्ट किया है। इसके बाद में 2017 में फिर एक इसी तरह की सरकारी विज्ञप्ति आती है और उनकी न्यूज आती है कि इनहेरिटेंस टैक्स जो है इस देश में लागू हो सकता है, ऐसे मोदी सरकार देख रही है। उसके बाद अरुण कुमार जेटली जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन 2018 में इन्होंने खुद कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स से हॉस्पिटल्स को और जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको काफी सारा पैसा मिलता है, उनको चलाने में सहूलत मिलती है, ये आना चाहिए। और ये एक चैनल का खबर है 2019 की, जो कह रहा है कि निर्मला सीतारमण भी इस इनहेरिटेंस टैक्स को लाना चाहती है। ये गोदी मीडिया का ही है।
जो नरेंद्र मतलब मोदी सैम जी की और पिट्रोडा बीजेपी ठीक का बोल रहे हमेशा थे ना, समर्थन तो आप करते बैकफुट पर क्यों तो आ रहे भारतीय हैं? जी वो कांग्रेस में कोई पोजीशन नहीं, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है ना, नहीं, मैनिफेस्टो बनाने में आपका नहीं, कोई बैकफुट, उसमें उनकी भूमिका होती है ना। देखिए संदीप जी, कोई बैकफुट पर नहीं, हम कोई बैकफुट पर नहीं आ रहे, हम सच्चाई पर हैं। अगर हमारे मैनिफेस्टो में इनहेरिटेंस टैक्स का उल्लेख नहीं है, अगर इसमें कोई मंगलसूत्र का उल्लेख नहीं है तो नहीं है, हम इसके ऊपर है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आजकल किस में लगे हुए हैं? वो इसी में लगे हैं, मटन, मछली, मुसलमान, ये तमाम सारी चीजों में, 10 बच्चों वाले, ये तमाम सारे उल्लेख करने में लगे हुए हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन देश के कैसे मेन मुद्दे जो होगी? हैं, उनसे वो ध्यान भटकाना पैसा चाहते कहां हैं। से लाएंगे? महंगाई पर पैसे की तो बात है ना। मैं इसको वो अपना खैर पूरा संदर्भ भी नहीं दे पहले पाए तो कि मैं 55% टैक्स लगेगा। मैं बताता हूं वो ना। अमेरिका में 50 में से 6 राज्यों में ही इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, वो भी 2% से 16%। पहले तो सैम पिट्रोडा जी की बात को पूरी तरह से हम खारिज करते, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, इसमें बात खत्म हो जाती है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री देश के मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, किसानों का उत्पीड़न, महिलाओं का उत्पीड़न, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, आजाद भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, उसके ऊपर से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के विषय खोज रहे हैं। मसाला और जिस तो तरह आप से देते बात हैं कर रहे हैं कि ये पैसा कहां से लाएंगे, वो तो चौक के लिए प्याज, टमाटर, मसाले आप तैयार रखते हैं हमेशा बीजेपी के लिए। मैं तो आप ही की बात का उत्तर दे रहा हूं भाई, मैं तो आपकी बात का ही उत्तर दे रहा हूं ना भाई साहब, कमाल है? आप भी उत्तेजित हो गए। ना ना, मैं उत्तेजित नहीं, मैं कहां कि उत्तेजित। कांग्रेस पार्टी ने 55 वर्षों तक 55 वर्षों तक सरकार चलाई है। हमें पता है कि किस तरह से, अगर हम आरटीई लाए थे तो हमें पता था ना किस तरह से उसको मैनेज करना है। अगर आरटीआई लाए थे तो हमको पता था ना किस तरह से उसको मैनेज करना है। और अगर हमने 23 करोड़ या 25 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से ऊपर लाया था, तो हमने किसी की जेब में से चोरी करके या पॉकेट मार के तो नहीं लाया था ना। यहां तो नरेंद्र मोदी की सरकार पॉकेट मार रही है। आज पेट्रोल डीजल का भाव क्या है? 100 रुपए पार। उसी तरह से जीवन आवश्यक वस्तुओं के भाव कहां पहुंच गए? महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। आज नरेंद्र मोदी की सत्ता ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 भारत बना दिए, एक अमीरों का भारत और एक वो भारत जिसमें किसान मात्र 27 तो मतलब कांग्रेस विरासत टैक्स के कतई पक्ष में नहीं है। एक मिनट, अब शाही साहब, अश्वनी, ये कांग्रेस ने कहां कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे? मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी लूट मचाएंगे, आपका घर, मकान, संपत्ति छीन लेंगे। बात का बतंगड़ बना रहे हैं आप। संदीप जी देखिए, इतनी बढ़िया समीक्षा आपने शुरुआत में अपने की है, 2-4-5 मिनट जो आपने किया है, लेकिन एक बात को छुपाने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता क्या क्या उन्होंने दिखा दिया। मोदी जी, उसके बाद पेट्रोल, डीजल, सारी चीजें दुनिया दिखा दिया, लेकिन आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। बड़े प्यार से आपने पूछा कि भाई सैम पित्रोदा जी ने कहा है, इन्होंने उसको, चाहे पूरी कांग्रेस ने कह दिया कि उनके निजी विचार हैं। भाई तो निजी विचार अगर है तो ये निजी कांग्रेस किसकी है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछते हैं कि मैं हाईकमान से पूछूंगा, तो क्या जो सोनिया जी और राहुल जी बोलेंगे वही बात माना जाएगा? क्योंकि उन्होंने तो वो एक बार प्रधानमंत्री से ऊपर बढ़कर वो बिल फाड़ दिया था। तो ये उनके निजी विचार है और इन्हीं की सारी चीज, ये गंगाराम जी जो हैं, सत्यनारायण गंगाराम जी, वहां बैठकर राहुल गांधी जी को विदेशों में सब जगह व्यवस्थित करते हैं। भाषण कहां होगा, वो तो मैंने क्या बता बोलेंगे, दिया, वो तो मैंने लोकतंत्र बता की दिया। हत्या। तो ये जी, जयंत नहीं, सिन्हा कौन थे? 2014 में वित्त राज्य मंत्री ही थे ना। कह रहे थे संपत्ति कर को विरासत के रूप में भी जाना जाता है, जो कम से कम कुछ लाभ छीन लेगा जो वंशवादी बिजनेसमैन के पास अभी है, और खेल के मैदान को समतल करने में मदद करेगा। और अमित मालवीय, आपके आईटी सेल के उस वक्त भी अध्यक्ष थे, अब भी हैं, वो कहते हैं जयंत सिन्हा के आइडिया को पूरी तरह से समर्थन देता हूं। ये एक आइडिया है जो कि फैसला नहीं है, डिबेट हो सकती है। अब ये ट्वीट भी डिलीट हो गया। ये तो आपके बाकायदा पदाधिकारी हैं। ये संपत्ति शुल्क अधिनियम 1953 किसने बनाया था संदीप जी? अच्छा, वो तो 85 में हट गया था, वीपी सिंह ने नहीं, कौन सी हटाया, पार्टी राजीव थी? गांधी हटा प्रधानमंत्री दिए थे। लेकिन किस पार्टी ने बनाया था? कांग्रेस ने।
कांग्रेस ने बनाया था हाँ ना। हाँ। तो हमारे यहाँ जिससे अभी आपने जयंत तो सिन्हा जी की बात 2014 में की, आप लाने की कोशिश कर रहे थे, सही है। अगर नहीं 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 नहीं, हमको जो लाना था हम लाए, कोई रोक नहीं पाया, 2017 में हमने फिर से सदन ये में पास खबरें कराया। शुरू हुई। 2018 में अरुण जेटली, अब उनका स्वर्गवास हो गया, विरासत टैक्स की तारीफ की, अस्पतालों और शिक्षण संस्थान को ज्यादा अनुदान मिलने का हवाला दिया। संदीप जी अगर मुझे मौका दे तो मैं वो हाँ जवाब दे बोलिए दूं। ना। अरुण जेटली जी का वो भी बयान तो दिखाइए जो अर्थशास्त्रियों की बैठक में हुआ था। उन्होंने कहा था कि ये वायबल नहीं है, वो उसको कोई 2014 नहीं की बात में, चलाएगा। 2018 की, 2018 आते आते नहीं नहीं, मन उन्होंने बदल जो गया कहा था। था उसको और तो, उसको भी तो 2019 दिखाना में वित्त चाहिए ना। मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी पैरवी की अरुण थी। जेटली जी ने कहा है उसको दिखाइए। आप दूसरा बयान दिखा रहे हैं, लेकिन उस बयान को भी दिखाइए। उन्होंने अर्थशास्त्रियों की बैठक में कहा था ये वायबल नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस लेकर आई थी और आज उसकी ले आने की मंशा है तो उस मंशा पर बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने आपकी मंशा पर कहा नहीं। था, आपने जो कहा हमने कहा उस बात को, लेकिन हम लाए तो नहीं। हमको 370 अच्छा, जो लाए हटाना नहीं। था, अच्छा, हमने ये ले हटाया आए। डंके की चोट पर। 3 तलाक हमने डंके की चोट पर कानून बनाया। हाँ। हमने जो करना था डंके की चोट पर किया। सीए लाना था हम लाए, लेकिन हमको काला तो धन नहीं भी लाना लेकर था। आ रहे चर्चा थे, करके आ 50 गए। दिन लोग लाइनों में खड़े हुए, 15 लाख रुपए सबके खाते में आने थे, वो आ गए। डंके की चोट पर कह रहे हैं ना आप करते हैं। 1973 में 5 लाख रुपए जो 5 साल तक आपके पैसे फ्रीज थे, याद है आपको? हम लोग बहुत छोटे थे, 2-4-5 साल के रहे होंगे जो यहाँ पर ज्यादा। 1905 साल तक पैसे फ्रीज थे आपके अपने। तो कांग्रेस ये चोरी कर चुकी है और आज उसकी वही मंशा है जो मंशा बार बार ये लोग कह रहे हैं कि नहीं उनके व्यक्तिगत अच्छा, तो विचार है। मतलब टैक्स ये क्या जो बात देते है? हैं, टैक्स जी। एक चोरी है। तो मतलब जो ये 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 2 लाख करोड़ से ऊपर का उस पर खर्च आता है, मनरेगा में पैसे जो खर्च कर रहे हैं, आवास योजना में जो लगा रहे हैं, वो आपने अलग से कोई मिंट नोट छापने की मशीन लगा रखी है, वो आप हमसे नहीं लेते हैं, आप ये कह रहे हैं। पहले की सरकार क्या अपना जो है कांग्रेस जो है अपना बेचती थी क्या? कोई संपत्ति बेच कर दिया कहीं किसी नहीं, ने? मैं वही तो जानना बता चाह रहा हूं, दीजिए। जो ये विमर्श वही तो ऐसे मैं पूछ रहा हूं। कि आम आदमी को सरकार लूट आती खसोट है, कर लेंगे, तो टैक्स सरकार का टैक्स क्या तो आप काम भी होता लगाते है? हैं, या टैक्स सरकार का क्या काम जीरो होता है? टैक्स सरकार कंट्री का हो काम गई है। होता है जनता की भलाई का काम करना, अच्छा। जनता के पैसे से करना। सरकार का कोई अपना नहीं। सरकार एक जनता की नुमाइंदगी करती है और वो जनता के पैसे से ही काम करती है। 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफी भी हो जाती है, बट्टे खाते में चले जाते हैं 16 लाख करोड़। बट्टे देखिए, कर्ज माफी और बट्टा खाता 2 चीजें होती हैं। अच्छा। संदीप जी कम से कम आप तो इस चीज में भ्रम में मत डालिए। नहीं, मैं भ्रम बाकी में कतई हमारे नहीं रहता हूं, विरोधियों को समझाइए ना डालने मुझे, दीजिए। समझाइए, थोड़ा मैं सा ये कह रहा ज्ञानवर्धन हूं कीजिए। किसी का अगर जो बट्टे खाते में होता है, बट्टे खाते का मतलब माफी नहीं होता है। उनकी संपत्तियां बेचकर उसमें वसूली से जा रही कितना आ है, गया वापस? वसूली जा रही है। कितना आ गया? चाहे 10% हो चाहे 70%, 50% वसूली हो चुकी है उन लोगों से। ये 50% जानकारी वसूली हो चुकी है, ये किसी दिन बट्टा आप शो खाता रखिएगा। नहीं है। ठीक है, एक मिनट। जीएसटी मतलब आम आदमी से अब उसका पुश्तैनी जायदाद है। भारतीय मानसिकता को देखें, जूत बच जाते हैं, जर जोरू और जमीन, यही तो लड़ाई होती है। मतलब मेरे पिता से जो मुझे संपत्ति मिली उस पर अब आप टैक्स लगाने लगोगे, कहां कहां लगाओगे टैक्स? नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। ये लड़ाई सीधे सीधे देश में जो बेहद रईस हैं, खरबपति लोग हैं, और देश की वो आबादी जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, उन्हें थैंक यू मोदी जी करना चाहिए, इन दोनों के बीच की लड़ाई है। ये इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट। ये कहती है कि हमारे देश में लगभग आधे लोग ऐसे हैं, 50% लोग ऐसे हैं जिनका औसत संपत्ति, आय नहीं संपत्ति, 1,73,000 रुपए है। ये देश के 50% हैं, 70 करोड़ लोगों की असलियत है कि उनकी औसत संपत्ति 1,73,000 रुपए है। वहीं तो इनसे भी लगभग छीन 10,000 लेंगे, लोग ऐसे हैं, ये भी 10,000 लोग संपत्ति ऐसे हैं। पास ऑन जब होगी उत्तराधिकारी को मिलेगी, उस पर टैक्स लगा देंगे। नहीं 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 नहीं, बात पूरी नहीं हुई। नहीं, बात पूरी नहीं हुई। 10,000 लोग ऐसे हैं जिनकी औसत संपत्ति 2,260 करोड़ है, औसत संपत्ति 10,000 लोग ऐसे हैं। उसके अलावा बाकी लोग ऐसे हैं जिनकी औसत संपत्ति 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी औसत संपत्ति 300 करोड़ रुपए है। सवाल ये है कि हमारे देश में जब 1% लोगों के पास 40% संपत्ति आ जाती है,
उस 1% में भी 0.01%। और ये आजादी के बाद यानी का कि 1 सबसे लाख बड़ा देश में आंकड़ा ऐसे लोग है। हैं जिनके यूएस, पास साउथ अकूत अमेरिका, संपत्ति है। साउथ अफ्रीका, ब्राजील से भी ऊपर है ये। बिल्कुल, देश के 1 लाख लोगों के पास अकूत संपत्ति है। मैं आपके उन दर्शकों से पूछना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के तन मन धन से समर्पित वोटर हैं। भारतीय जनता पार्टी को 13,000 करोड़ का चंदा मिला है पिछले 10 सालों में। क्या आप में से किसी ने 1 लाख रुपए का भी चंदा दिया है? ये 13,000 करोड़ का चंदा उन लोगों से मिला है जिनके पास अकूत संपत्ति है, यानी वो 1 लाख लोग जिनके पास देश की लगभग 25% संपत्ति है। अगर ये ऐसे लोग हैं जिनके पास 25% संपत्ति है, 1 लाख लोग, अगर इनसे केवल 0.5% भी लिया जाए, जो कि थॉमस पिकेटी लिखते हैं उसके रिसर्च करके, तो देश के बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। लेकिन एक अंतिम बात, तो कांग्रेस बैकफुट पे क्यों है? ये बात खुलकर बोल देना। अमीर मंत्री हैं। एक सेकंड, मैं अंतिम बात पहले कह देता हूं। ये देश के सबसे अमीर मंत्री हैं। ह्यूरन लिस्ट में इनका रैंक है 600। हाँ, राजीव चंद्रशेखर की तस्वीर दिखा रहे हैं। इन्होंने टैक्स दिया 680 रुपए। मैं आपके एक एक दर्शक से पूछना चाहता हूं कि देश का सबसे अमीर मंत्री 1400 करोड़ की संपत्ति, लंदन में 110 करोड़ की प्रॉपर्टी, वो 680 रुपए टैक्स देता है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अमीरों से अगर कुछ पैसे लिए जाएं, तो ये कहां कह रही है? कांग्रेस तो बैकफुट पर आ रही है, कह रही है सैम पिट्रोडा हमारा कोई लेना देना नहीं, उनके निजी विचार हैं। खुलकर बोलिए ना, खुलकर बोलिए। जो अकूत संपत्ति जिनके पास है, और ये तो बीजेपी कहती रही है, ये बोलिए ना। जिन लोगों के पास आम आदमी की संपत्ति, यानी 1,73,000 आम आदमी की संपत्ति है, 50%, इससे 10,000 गुना ज्यादा संपत्ति है, जिसके पास भी 300 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है, उसका मोरल नैतिक राइट है, ये देश से कमाया हुआ पैसा है, नैतिक राइट है कि उस संपत्ति को वो देश सेवा में लगाए। आप खुलकर बोल रहे हैं, कांग्रेस के दिल्ली से उम्मीदवार उदित राज भी बोल रहे हैं, कांग्रेस क्यों फिर झिझक रही है ये बात खुलकर बोलने में? मेरा सवाल यहां पर है, ये राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं अब मैं आपसे। क्योंकि कांग्रेस इसलिए झिझक रही है क्योंकि ये जो सैम पिट्रोडा ने कहा, वो अचानक कहा, उस पर कांग्रेस पार्टी शायद तैयार नहीं थी, और उनके कहने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जो नित नए नुस्खे खोज रहे हैं लोगों को बहलाने, फुसलाने के, बहकाने के, उनको एक नया नुस्खा मिल गया। लेकिन इस नुस्खे में प्रधानमंत्री जी का नुकसान होगा, क्योंकि जनता पूछेगी कि आप अकूत संपत्ति वाले अमीरों के साथ खड़े हैं या देश के उन 80 करोड़ लोगों के साथ खड़े हैं जो आपके 5 किलो अनाज पे मोहताज हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं ये बैकफायर कर जाएगा। राजीव रंजन, ये हिंदू मुसलमान से, उस घमासान से हटकर गरीबी की जो लड़ाई आ गई है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये तो बात, अब देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, कांग्रेस को, देश को, अब बिल्कुल गरीबों की बात होनी ही चाहिए, लेकिन गरीबों की बात करने वाली पार्टी की नीयत क्या है, ये समझने की भी ज़रूरत है। चाहे वो इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करें, ऑक्सफैम की बात करें, इन आंकड़ों के इर्द गिर्द ये बहस काफ़ी लंबे समय से सिमटता रहा है। लेकिन इस देश की जो 77 वर्षों की आज़ादी के बाद जो तस्वीर बनी है, क्या ये केवल 10 वर्षों की हुकूमत को हम इसके लिए कसूरवार ठहराएंगे, या जिन्होंने 60 वर्ष तक इस देश में, चाहे वो केंद्र की सरकारें हों या अलग अलग राज्यों में जिनकी सरकारें हों, उन्होंने जो शासन किए, अंतर्राष्ट्रीय जो भी मानक हैं गरीबी के, भूखमरी के, बेरोजगारी के, इन मानकों में थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे, लेकिन कभी बहुत ही बेहतर स्वर्णिम दौर जिसे हम कहें, नहीं, वो कांग्रेस की कार्यकाल में नहीं आ पाया। पॉइंट पर आना चाहूंगा। बातें वो बड़ी करते हैं। राजीव जी, एक मिनट रुकिए। देखिए, बात टैक्स की हो रही है, ये उत्तराधिकार टैक्स है, उत्तराधिकार कर है, विरासत कर कह दीजिए। बिना टैक्स के कोई देश की अर्थव्यवस्था चल सकती है? मतलब यहां पर विरासत कर, उत्तराधिकार टैक्स नहीं होना चाहिए, बाकी टैक्स लगाकर हम जन कल्याण कर रहे हैं। तेरा टैक्स मेरा टैक्स, उस खेल में आ गए क्या? अब देखिए, एक बात, सबसे पहली बात तो है, ये बात वो पार्टी कह रही है जो ये इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत टैक्स, या जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जैसे सनसनी पैदा करने वाले जो बयान है, ये बयान पूरी तरह से इनके लेफ्ट के मित्रों के सलाह पर ये इस तरह के बयान दिए गए हैं। लेकिन जो जमीनी सच्चाई है,
कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के मौके पर ऐसी बातें अगर कहती है तो उनके इतिहास को भी मतदाता खंगालेंगे कि आपको जब प्रचंड जनादेश इस देश की जनता ने अनेक अवसरों पर दिया तो क्या आप ऐसी बुनियाद नहीं डाल सकते थे जहां ये खाई इस कदर नहीं बढ़ पाए? आपने अच्छा, वो एक नहीं सेकंड, किया। मेरी आपने थोड़ी अपने सी दौर में जिस तरह मेरी से फैसले मेमोरी लिए- रिफ्रेश कीजिए राजीव रंजन। दत्तात्रेय होस बोले सर कार्यवाह है ना वो आरएसएस की, वो तो लेफ्टिस्ट नहीं है। वो कहते हैं 20 करोड़ लोग इस देश में गरीबी रेखा के नीचे हैं, 23 करोड़ लोग 375 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पाते हैं, और रिपोर्ट्स भी हैं, पर मैं अभी दत्तात्रेय होस बोले की ही बात कर रहा हूं। 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है देश की, 50% जो निचले तबके वाले लोग हैं, 50% पूरी जनसंख्या में बॉटम 50%, उनके पल्ले हाथ देश की सिर्फ 13% कमाई आती है। ये आर्थिक असमानता दूर करने की वो पैरवी करते हैं, वो भी लेफ्टिस्ट हैं क्या? वामपंथी हो गए दत्तात्रेय होस बोले? नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात आपने नहीं समझा। जो बात आपने नहीं कही मैंने उसे कहा। इन इक्वेलिटी इंडेक्स हो या वो ऑक्सफैम के सर्वाइवल ऑफ द रीचेस जैसे रिपोर्ट हो या इस तरह के तमाम रिपोर्ट, इनको मैंने खारिज नहीं किया। मैंने ये कहा कि इस असमानता को पाटने के लिए आपके पास 60 वर्ष थे सत्ता में। अच्छा, और आपने क्या किया? देखिए, ये गंभीर बहस है। अगर आप विकास के लिए एक इकाई राज्य को मानते हैं तो आपने अविकसित और पिछड़े राज्यों और जो विकसित राज्य थे उनके बीच के फासले को बढ़ाया। हाँ, बिहार को तो जब एक विशेष राज्य राज्य का दर्जा मिल पिछड़ता है गया, तो पूरी लगातार आप आबादी गठबंधन पिछड़ती है। सरकार में रहे बीजेपी के साथ, विशेष राज्य नहीं, का दर्जा तो मिल ही गया बिहार सुनिए को। ना, कुछ सवाल बराबर रहेंगे, उन पर बराबर प्रयास भी पार्टी करती है। अलायंसेज जब बनते हैं तो कई मुद्दों पर बनते हैं। उन मुद्दों पर कई ऐसे सवाल पहले भी रहे हैं जिन सवालों पर तो हो अभी सकता है सवाल तुरंत ये सहमति नहीं पैंडोरास बनती है। बॉक्स खुल लेकिन गया है क्या? कांग्रेस ने ये 24 की लड़ाई गरीबी पर आ गई है क्या? संतोष मेहरोत्रा, अब ये आर्थिक असमानता, क्या अब इसकी गूंज आने वाले दिनों में और सुनाई देगी? पहली निगाह में कांग्रेस बैकफुट पर दिखती है, पर ये आर्थिक असमानता ये तो एक कड़वी हकीकत है अभी देश की। अब इसमें किसका टैक्स सही है और किसका गलत, अब ये फैसला आम जनता करेगी क्या? बात वहां जा रही है क्या? देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, पहली बात तो आपको और आपके सारे पैनलिस्ट को नमस्कार। और ये बहुत खुशी की बात है कि आपने इसको इतने आंकड़ों के सहित शुरू से समझाया है, और आपको बधाई कि आपने ये साफ कह दिया कि एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट जयंत सिन्हा, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर फाइनेंस जेटली साहब, और उसके बाद उनके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर आई निर्मला जी, उन सब ने इनहेरिटेंस टैक्स की बात करी है। उन्होंने लागू न किया होगा वो बात अलग है, क्योंकि वो मानसिकता इनकी है नहीं, बल्कि ये तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटा दिए हैंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विषमताएं बढ़ती रही हैं पिछले 1980 के बाद। तो 60 साल की बात न किया जाए तो बेहतर है। वो एक्चुअली 50 से 80 तक विषमताएं कम हुई थी और 80 के बाद बढ़ी हैंगी, मगर पिछले 10 साल में ये विषमताएं और तेजी से बढ़ी हैं। पॉइंट ये है, याराना पूंजीवाद ने और भी तूल पकड़ा है, इसमें कोई दो राय है नहीं। और अगर कांग्रेस नकारती हुई दिख रही है, उसका कारण बड़ा साफ सा है कि वो बात मैनिफेस्टो में नहीं लिखी गई है। तो इस वजह से वो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाद में नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली नहीं, ये सरकार, संतोष जी, सुन लीजिए, कांग्रेस को पूरी एक बात सेकंड के लिए सुनिए। मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। कांग्रेस को ये तो बताना पड़ेगा ना, जब वो आर्थिक असमानता की बात कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर रहे हैं, तो भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे? उसमें जो सुपर रिच हैं उन पर ये टैक्स लगेगा, क्लैरिटी तो देनी पड़ेगी ना। कांग्रेस ऐसे भाग नहीं सकती। आप वजह फरमा रहे हैं, टैक्स लगना पड़ेगा, और उसका कारण भी है। कारण क्या है ये समझना आवश्यक है कि जब मोदी सरकार आई थी तो केवल 55 लाख करोड़ का हमारे देश पर कर्ज था, वो आज बढ़ करके 200 लाख करोड़ हो गया, यानी कि लगभग 4 गुना।
और एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में वो 55% से बढ़कर के 82% हो गया है। तो भाई इसकी भरपाई कौन करेगा? इनका बस चले तो ये बिल्कुल और टैक्स घटाते चले जाएं और फिर रेवड़ियां बांटते चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी जेब से तो जा नहीं रहा है। मगर हमारे बच्चे तो इसके खमियाजा देंगे, भरेंगे ना। इनको तो इलेक्टोरल बॉन्ड से तो पैसे पेंडोरास मिल रहे बॉक्स हैं। खुल गया है। ये मोटी बात यह है जी, आप कुछ कह रहे हैं? पेंडोरास बॉक्स खुल गया है, अब ये और खुलना चाहिए, खुलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि चर्चा हो रही है, आप चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी। तीसरा चैनल है आज, मैंने इस विषय पे चर्चा कर रहा हूं मैं। तो चर्चा होनी चाहिए। तो ये विरासत टैक्स की सियासत, ये पूरा खेल खुल गया है क्या? अब ये मुद्दा, इसकी गूंज सुनाई देगी विजय सरदाना? संदीप जी, आपको और सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, बात बहुत सिंपल है संदीप जी कि हम बात क्या कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि अगर आपने अपनी मेहनत से कोई चीज कमाई है, बनाई है, उस पे किस किस का हक होगा। मुद्दा सिंपल इतना सा है। मैंने मेहनत करी, भारत का एक संविधान है, संविधान के अंदर एक आर्टिकल 19(1)(g है जो ये बोलता है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये मेरे को बेसिक फंडामेंटल राइट है। मैंने मेहनत करी, दिन रात एक किए, आप सोते रहे, आपको तनख्वाह में मजे आ रहे थे, मेरे को नहीं आ रहे थे। मैं दिन रात मेहनत कर रहा था, मैंने 20 अरब रुपए कमा लिए। पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मेरा बेसिक सवाल। मैंने सारा काम देश के कानून के तहत किया, मैंने सारा काम संविधान के अंदर रह के किया। आपने कहा इनकम टैक्स दो, मैंने दिया। आपने कहा सर्विस टैक्स दो, मैंने दिया। आपने कहा डिविडेंड टैक्स दो, मैंने दिया। आपने कहा कि कैपिटल गेन टैक्स दो, मैंने दिया। मैंने सब कुछ आपके कानून के हिसाब से किया और मेरी वेल्थ बढ़ गई। बहुत ही बढ़िया पॉइंट आपने रेज किया है विजय सरदाना। अब इसका मैं एक पलट के एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैंने भी मेहनत से पैसे कमाए, मैंने एक गाड़ी खरीदी, मैंने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के टाइम उस पर रोड टैक्स दिया, ठीक है, पेट्रोल पर एक्साइज और सारी चीजें दी। अब मैं जाता हूं एक्सप्रेस वे पर, मैं टोल टैक्स भी दे रहा हूं, रोड टैक्स मैं पहले ही दे चुका हूं अपनी गाड़ी पर, मैं जीएसटी भी दे रहा हूं, मैं इनकम टैक्स भी दे रहा हूं, डिविडेंड टैक्स भी दे रहा हूं, सारी चीज दे रहा हूं। सरकार कहती है और वो सड़क भी बाद में प्राइवेट ऑपरेटर के पास चली जाएगी। तो ये तो सरकार करती है ना, नाजायज कर रही है मेरे साथ। देखिए, ऐसा है कि सर्विस के ग्रेडिंग है, आपको टोल टैक्स नहीं देना है तो आपके लिए सर्विस लेन है, गांव की सड़कें हैं, आपको अच्छा, बड़ा एहसान कर रही है सरकार। तो वो जो हमसे टैक्स लेकर सड़कें बनाने के लिए ही तो टैक्स है, और किस लिए लेते हैं? सर्विस लेन भी तो आप ही के लिए बनाई थी। अब आप कहते हैं नहीं, मुझे 100 की स्पीड से चलना है, अच्छा, तो हमने एक्स्ट्रा पैसा लगा के आपके लिए बनाई। तो फिर सबके लिए बराबर टैक्स होना चाहिए। 10%, 20%, 30% के स्लैब नहीं होने चाहिए। मैं ज्यादा कमा रहा हूं, मैं ज्यादा मेहनती हूं, ज्यादा दिमाग है, उस बात के लिए 30% टैक्स क्यों दूं? मुझे भी 10% देना चाहिए। यहीं पे ही मुद्दा ये आता है कि देखिए, आप ज्यादा काबिल हैं, इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें समाज की। अभी तक तो आप कह रहे थे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, वो इस बात का, क्योंकि मैंने आपको आपके कानून के हिसाब से सारे टैक्स दिए। अब अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं वेल्थ टैक्स लगाऊंगा, अब आप इसका इंप्लीकेशन समझिए, आप करिए। लेट्स पुट ए सिचुएशन कि वेल्थ टैक्स आ गया, 55% संपत्ति आपकी जाएगी। 55 किसने कह दिया? 2 से 16% है भाई। उन्होंने उदाहरण ही गलत दिया, उनके खुद के फैक्ट्स पूरे नहीं थे। आपके पास तो हैं विजय सरदाना। अब आप फैक्ट्स पे मत खेलिए। आप देखिए, मैं वही कह रहा हूं, आप फैक्ट्स पे आइए। अब आप इंप्लीकेशन समझिए ना। आपके यहां से आप बोलते हैं कि हर साल लोग माइग्रेट कर जाते हैं विदेश में। कल को मान लीजिए हिंदुस्तान के 5000 टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट दुबई जाके बस गए, यूके जाके बस गए। मेरे को नहीं रहना हिंदुस्तान में, मेरी वहां वेल्थ प्रोटेक्टेड है, मैं वहां जा रहे हैं, वो तो जा रहे हैं। थोड़ा सा वक्त कम है, वरना मजा आ रहा था। आपका जो पॉइंट है बिल्कुल वैलिड है विजय सरदाना, और यही गूंज क्या आने वाले दिनों में सुनाई देगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये सवाल है?
पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया या कुल्हाड़ी पर खुद जाकर अपना पैर मार दिया कांग्रेस ने, या ये लड़ाई अब गरीबी पर आ गई है? कौन बेहतर समझाएगा? आने वाले 6 चरण दिखाएंगे। तो विरासत टैक्स पर हो रही है जमकर सियासत, और 24 की लड़ाई अब गरीबी पर आई क्या? ओम प्रकाश शर्मा है हमारे दर्शक, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। उनका कहना है कि रोज मुद्दे बदल रहे हैं और अमीरी गरीबी की खाई भी बढ़ रही है, और इस मुद्दे की गूंज भी बढ़ेगी क्या? बताएगा वक्त।